नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। नए हफ्ते की शुरुआत और सोमवार का सत्र आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली या फिर आप कह सकते हैं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में क्या धमाकेदार तेजी हुई और इसी तेजी को आज भुनाने की कोशिश की थी हमने। आज 18,399 तक की ऊंचाई छूने के बाद इस समय एकदम सपाट है निफ्टी। ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं, शांत कारोबार, 7 से 8 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक, यहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली। और निफ्टी बैंक में आपको याद होगा पिछले सत्र में हम बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक का कितना जोरदार योगदान था, फिर थोड़ा सा साथ कोटक जैसे स्टॉक्स का भी बना, तो वो इंडेक्स भी आउट परफॉर्म कर रहा था। लेकिन आज उस तेजी पर हल्का सा पॉज आया है। करीब करीब 100 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। कोटक हाउएवर 1% ऊपर है, तो एचडीएफसी बैंक में हल्का हल्का कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन 1:1 का आलम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिड कैप्स ने इतनी ज्यादा हरकत नहीं दिखाई है तेजी की तरफ। ये इंडेक्स एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ। मेटल्स है जिन्होंने साथ दिया है तेजी का, इसमें हिंडाल्को आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर साबित होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में, इनफैक्ट निफ्टी आईटी तो ऊपर है ही, तो टेक मेजर्स जिसमें आप इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा सबको जोड़ेंगे, इनमें तेजी बनती दिखाई दे रही है। फार्मा, पावर, कैपिटल गुड्स, यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली। ये है फिलहाल अब तक का सेटअप। लेकिन इस मार्केट को अब कैसे पढ़ें और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर करेंगे बातचीत। इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं शेख खान बाय बीएनपी पाराबाग के गौरव रत्नपारखी, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होतचंदानी। आप तीनों का ही स्वागत है। पहले क्विक व्यू इंडेक्स पर। पिछले हफ्ते की जबरदस्त तेजी के बाद थोड़ा सा पॉज लेना नेचुरल है, लेकिन इस पॉज में क्या एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की, या फिर आप और भी निचले स्तरों का इंतजार करेंगे? प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी अप्रोच तेजी की रहेगी, क्योंकि जिस तरह के ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे निफ्टी ने कंफर्म किए हैं, तो हम 18,600 का तो एक इमीडिएट टारगेट देख ही रहे हैं, जो लास्ट ईयर टॉप बना था। इसके आगे हमको 19,400 के भी लेवल दिख रहे हैं, तो कोई भी डिक्लाइन आती है, और जैसे आपने बताया लास्ट वीक एक अच्छा वीक था, तो थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है, और इस कंसोलिडेशन में डिप में बाइंग की एडवाइस रहेगी। निफ्टी के जो अर्ली चार्ट्स पे उस पे 18,150, 18,101 डिसेंट सपोर्ट है, तो उसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस रहेगी, और फ्रेश लॉन्ग भी इनिशिएट किए जा सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग्स भी इनिशिएट किए जा सकते हैं। 18,100, 150 के आसपास सपोर्ट ले रहा है इंडेक्स। गौरव, आपकी क्या है तैयारी? जी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। सो बेसिकली अगर हम देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ने ही फ्राइडे के सेशन में क्रूशियल जो रेजिस्टेंस जोन था उसे क्रॉस कर लिया था। निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो 18,200, 18,300 का ये जो जोन था वो क्रॉस करने के बाद अब निफ्टी उस जोन पे एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश में है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 41,800, 42,000 का ये जोन था, जिसके ऊपर अब फिलहाल बैंक निफ्टी बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस में है। सो जब तक ये लेवल्स होल्ड करते हैं तब तक अपसाइड पोटेंशियल इंटैक्ट रहेगा। और अगर दूसरी ओर अगर हम देखें कि 18,200 का सपोर्ट अगर ब्रीच हो जाता है और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में 41,800 का सपोर्ट ब्रीच हो जाता है, तो फिर से एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कंसोलिडेशन मोड में आ जाएंगे। सो इस वक्त मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज्यादा बेहतर रहेगा, ये है फिलहाल राय गौरव की। अरुण, मॉर्निंग, बताइए आपकी स्ट्रैटेजी, कोई खास सेक्टर आइडेंटिफाई किया है आज के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है, मुझे लग रहा है 18,300 के ऊपर एक वीकली ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, तो 50 पॉइंट्स का और क्वेश्चन लेते हैं। 18,250 के स्टॉप लॉस के साथ हमने निफ्टी में खरीदारी की राय दी है, और 18,250 जब तक ब्रीच नहीं होता, मुझे लग रहा है 18,500, 18,550 की जर्नी डेफिनेटली निफ्टी में बन सकती है। आज एक बड़ा डेटा आना है, डब्ल्यूपीआई का डेटा 12:30 बजे आना है, और 5:30 बजे सीपीआई का इंडिया का डेटा आएगा। वो एक ट्रिगर हो सकता है मार्केट में, उसमें आपको नीचे रिएक्शन कुछ मिल सकता है। पर जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का ही पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है 18,250 जब तक ब्रीच नहीं करता, आपको लॉन्ग साइड में रहना चाहिए। 18,500, 18,550 के आपके टारगेट्स होंगे। देखिए, जहां तक सेक्टर स्पेसिफिक की बात है, मुझे लग रहा है कुछ सेक्टर्स है जो काफी अच्छे मोमेंटम में है, जैसे रेलवे स्टॉक्स हो गए, वो काफी अच्छे मोमेंटम में, एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इवन अगर छोटे बैंक्स और छोटे फाइनेंशियल स्टॉक्स देखें, वहां पे भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो वहां से एक अच्छी ट्रेडिंग पिक्स आज या नेक्स्ट हफ्ते तक निकल सकती है। ओके, तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स और सेक्टर जो आइडेंटिफाई किए हमारे जानकारों ने। चलिए एक स्पेसिफिक ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अरुण, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा?
देखिए जैसे कि मैंने कहा रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है आरबीएनएल में यहाँ से एक आपको अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आरबीएनएल में खरीदारी की राय रहेगी, 51 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है 55 से 56 का लेवल आपको आरबीएनएल में देखने को मिल सकता है। तो आरबीएनएल पे करंट लेवल पे खरीदारी की राय रखे, 51 का स्टॉप लॉस लगाए, 56 का टारगेट। 6 के टारगेट के लिए मौका। आरवीएनएल में तेजी करने का नंबर्स का भी थोड़ा सा असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन रेल कंपनियों में 51 का स्टॉप लॉस लगाना है जब आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। गौरव बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। अर्चना जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा कोफोर्ज, जो कि आईटी स्पेस में से है। अगर हम देखें तो आईटी स्पेस में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है रिसेंटली, और ये आने वाले समय में कंटिन्यू भी हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर कोफोर्ज की बात करूं तो पिछले हफ्ते जो वीकली चार्ट पे पैटर्न बना है, पॉपगन पैटर्न, उसमें से आज ब्रेकआउट आया है। साथ ही साथ स्टॉक ने आज 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया है। सो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 4024 का करंट रेट है। स्टॉप लॉस बनाए 3900 का, और ऊपर में 4300 का टारगेट रहेगा। 4300 के टारगेट के लिए एक मौका, तेजी की तरफ आपने पकड़ना है। ये फिलहाल है आपके लिए राय। कोफोर्ज पर एक बाय कॉल, और निफ्टी आईटी वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट पिछले फ्राइडे से ये तेजी बनती हुई दिखाई दी, और ये तेजी एक्सटेंड हो रही है। 4300 का टारगेट रहेगा। प्रदीप बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। मेरा पहला ट्रेड रहेगा जेके सीमेंट। जेके सीमेंट ने इसके नवंबर के बिगिनिंग में 200 डीएमए को क्रॉस किया था, और पिछले 6-7 सेशन से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा था। आज के सेशन में जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन से हायर हो गए, और अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट भी कंफर्म हुआ है। तो जेके सीमेंट को 2910 के करंट लेवल पे लेना चाहेंगे। 2795 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 3100 के टारगेट रहेंगे। 3100 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं जेके सीमेंट में आप तेजी पकड़े, 2900 का स्टॉप लॉस। वैसे मैंने इसके नंबर्स जो देखे थे, ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन मार्केट ने कुछ और एडिशनल्स पड़े हैं जेके सीमेंट के नंबर्स में, और उसी के बाद दरअसल वो ट्रेंड तेजी का आता हुआ स्टॉक आप देखिएगा थोड़ा सा खुला होके फिर स्पाइक देखने को मिला, फिर कूल ऑफ आया, फिर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और आज की इस वॉलेटिलिटी के बीच आपका मानना है कि तेजी का ही ट्रेड आप पकड़ के चलेंगे तो बेहतर रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए एक व्यू जेके सीमेंट का। रेवेन्यू 18% बढ़ा था। अदर इनकम में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी भी 26% घटी है। सेकेंड हाफ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी, और उसी कमेंट्री पर दरअसल स्टॉक चल रहा है। प्रदीप, दूसरा ट्रेड आपका। दूसरा ट्रेड फार्मा स्पेस का ग्लेनमार्क फार्मा रहेगा। स्टॉक एक बड़े ही डाउन ट्रेंड के बाद एक मीडियम टर्म चार्ट्स पे बुलिश साइंस दिखा रहा है। काफी समय के बाद इसका 200 डीएमए क्रॉस हुआ था कुछ दिनों पहले, और कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये वापस से आज अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। इसमें भी आज के वॉल्यूम फ्राइडे के वॉल्यूम से ऑलरेडी ज्यादा हो गए, तो 430 के करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस 415 का रहेगा, और 485 के इसमें टारगेट रहेंगे। 485 के लिए ग्लेनमार्क फार्मा, और ग्लेनमार्क के दरअसल नतीजे अच्छे। कंपनी ने यह भी कहा है कि दरअसल 6 to 8% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी FY 23 में। दूसरा, अच्छा खासा डील पिकअप देखने को मिलेगा, और डेट रिड्यूस करने पर खासा जोर रहेगा, और वो फिलहाल कंपनी के लिए फेवरेबल कमेंट्री है। 485 के टारगेट के लिए मौका, तेजी करने का 415 पर लगाइए स्टॉप लॉस। अरुण, आपकी बारी। आरवीएनएल के साथ दूसरा ट्रेड क्या है? देखिए दूसरा ट्रेड अगेन मिड कैप स्पेस से मैंने चुना है, जो कि रेन इंडस्ट्रीज में मुझे अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय रहेगी। एक अच्छे मूविंग एवरेज के क्लस्टर से बाहर निकला है, 178 के आसपास की करंट मार्केट प्राइस चल रही है। तो 174 का स्टॉप लॉस ला के रेन इंडस्ट्रीज को बाय करें। 191 का टारगेट इसमें रहेगा। मुझे लग रहा है आज या कल के सत्र में इसका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। रेन इंडस्ट्रीज पर एक बाय कॉल इस समय, 191 का टारगेट, 174 का स्टॉप लॉस। ये है फिर अगला ट्रेड जो इस समय अरुण दे रहे हैं। आपको याद होगा रेन की बात पिछले हफ्ते भी हमारे एक जानकार रेगुलरली कर रहे थे, तब स्टॉक चला नहीं, लेकिन अब देखिए मोमेंटम आना शुरू हो गया, करीब 2% के गेन्स। गौरव, कोफोर्ज के साथ क्या आएगा? दूसरा ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड पे रहेगा, वो है M&M फाइनेंस। अगर हम देखें तो इस स्टॉक में पिछले हफ्ते से एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 78.6% रिट्रेसमेंट पे, जो कि एक साइन है कि शॉर्ट टर्म एग्जॉशन हो चुका है, और क्रूशियल डेली मूविंग एवरेजेस तक डिप आ सकती है स्टॉक में। 216.8 का करंट रेट है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 224 का, और नीचे में 200 का टारगेट रहेगा। 200 के टारगेट के लिए M&M फाइनेंस में एक शॉर्ट का ट्रेड लेके चलना है। यह है फिलहाल आपके लिए राय।
जहां पर बिकवाली का दबाव आ रहा है। M&M फाइनेंस पुअर परफॉर्मेंस, उसी का खामियाजा भुगत रहा है स्टॉक। चलिए, इस बीच क्योंकि नतीजों पर ही मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। और आज फोकस में पतंजलि फूड्स है। नतीजे में आपको पहले बता दूं, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस आया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, हमने देखा है इनका जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है उसमें दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। रेवेन्यू 42% बढ़ा है, लेकिन एबिटा पर दबाव, मार्जिन 5.5% के 2% के आसपास आ गए हैं। अब हेडविंड कहाँ से है? एडिबल ऑयल सेगमेंट की तरफ से ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर बात करने के लिए दरअसल हमारे साथ अब जुड़ रहे कंपनी के CEO संजीव कुमार अस्थाना। अस्थाना साहब, स्वागत है आपका। ये ऑपरेटिंग नंबर्स में दबाव देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट मार्जिन्स पर भी दबाव आया है। क्या ये प्राइमरीली एडिबल ऑयल सेगमेंट की तरफ से ही प्रेशर है? हाँ, कंप्लीटली एडिबल ऑयल्स का ही है। हमारे सारे सेगमेंट्स में बहुत अच्छा ग्रोथ रहा और पिछले तिमाही में हम लोगों ने देखा कि मार्केट में अनप्रेसिडेंटेड वोलेटिलिटी थी, जिसके कारणवश सडनली मार्केट उसके पहले तो बहुत ऊपर गया, विच वाज आल्सो हिस्टोरिकल हाई, और उसके बाद जिस प्रकार से जिस स्पीड से मार्केट गिरा, उसी से कंपनी के एक प्रकार से जो एडिबल ऑयल का पोर्टफोलियो था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने कुछ लॉसेस इनकर किए जो कि डायरेक्टली बुक्ड बेसिस पे थे, और बाकी जो था हम लोग का 30 सितंबर का जो मार्क टू मार्केट बोलते हैं, जिसमें कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है, बाकी पार्ट उसके अंतर्गत हुआ। और हार्टनिंग फीचर ये है कि अभी जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट उसके बाद रिवाइव भी किया है, और जितना हम लोगों का नुकसान हुआ था मार्केट के इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, उससे अधिक हम लोगों को ऑलरेडी गेन भी है। और अभी टारगेट बस यही है कि किसी प्रकार से इसको अच्छे से बुक किया जाए, और आगे इस टाइप का इवेंट जो है, वैसे तो इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना, लेकिन इन जनरल हमारा होप है कि अगले थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में हम लोग का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहेगा। तो ये क्या रिकवरी थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर से आना शुरू हो गई है या टाइम लगेगा? रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मार्केट्स जो कि 30 सितंबर का अगर मैं कंपेयर करूं पिछले क्वार्टर्स के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट 38,000 रुपया टन पाम ऑयल में चेंज था, 40,000 रुपीज अ टन का सन में ड्रॉप हुआ मार्केट, जो कि सेकेंड क्वार्टर में आया। उसके बाद से मार्केट में रिकवरी बहुत स्मार्ट है, ऑलमोस्ट 20% प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। डिफरेंट ऑयल स्पीशीज के अलग अलग हैं, 15 से 20% बढ़ोतरी हुई है, और उसका गेन डायरेक्टली कंपनी को मिलेगा। वॉल्यूम्स में हमारे कोई कमी नहीं है, हम लोग वॉल्यूम्स को कंसिस्टेंटली उसको ग्रो कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। मार्जिन्स में अब इंप्रूवमेंट होगा, तो इसी क्वार्टर से आप देखेंगे कि एडिबल ऑयल्स का बिजनेस की स्टेबिलिटी इमीडिएटली आ जाएगी। आपके इस पर्टिकुलर क्वार्टर में Q2 में घट के 2.3% पर आ गए थे। कितना समय लगेगा टू रिट्रेस देम बैक अबव 5%, मिस्टर अस्थाना? और कोई स्पेसिफिक गोल है जहां पर आप कंफर्टेबल होंगे अपने मार्जिन्स को देखना? जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन द थर्ड क्वार्टर इटसेल्फ, एज आई मेंशन्ड, कि हमारा पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ है ऑन द एडिबल ऑयल साइड और प्राइसेस में जो अपटेक हुआ है, तो जो हमारे जो सारे इन्वेंट्री लॉसेस थे, आई एम assuming that we should be able to wipe out all the losses, okay, and we should be back on the robust path. Foods business में as you can see that we had a phenomenal growth. Of course it was aided by Diwali और काफी सारे उसमें growth का मिला, benefit मिला, और वो भी हम लोग जो टेपर डाउन भी करेगा तो भी एक पर्टिकुलर लेवल से चलेगा। तो हमारा जो रन रेट है जो पर क्वार्टर का एक टारगेटेड था, वो हमारा बना रहेगा। अच्छा अस्थाना साहब, कोई स्पेसिफिक न्यू लॉन्चेस इन दी ऑफरिंग आप के फूड बिजनेस में? हाँ, तो फूड बिजनेस में ऑफ कोर्स आपको मालूम है जैसे बराबर नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च हमारा होता ही रहता है। तो जैसे इस समय हमारा कार्य चल रहा है कि काफी सारा जो एडिबल ऑयल स्पेस में कि वैल्यू एडेड एडिबल ऑयल्स का लॉन्च एक वो चल रहा है। सिमिलरली जो न्यूट्रेला जो हमारा एक अम्ब्रेला ब्रांड है ऑन दी साइड ऑफ न्यूट्रेला, जो सोया चंक्स और सोया ग्रैन्यूल्स हैं, उसमें काफी कुछ कार्य चल रहा है रेडी टू ईट, रेडी टू कुक सेगमेंट में। और लाइकवाइज हम लोग नए प्रोडक्ट्स का प्लान कर रहे हैं, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो कि अगला साल ईयर ऑफ मिलेट होने वाला है। तो उसमें जो हेल्थ पोर्टफोलियो जो है उसको हम लोग काफी एक्सपैंड कर रहे हैं। और लाइकवाइज न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी आप लोगों को जल्दी ही दिखेगा कि जो हम लोग नए प्रोडक्ट्स का लॉन्चेस कर रहे हैं। अस्थाना साहब, आपसे इजाजत लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट इस क्वार्टर में दबाव देखने को मिला है, लेकिन जैसे आपने कहा थोड़ा सा आप सिचुएशन कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है। मार्जिन्स में थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स ही पिकअप देखने की पूरी उम्मीद है। ऑफ कोर्स नए लॉन्चेस का इंतजार रहेगा और होपफुली वो आपके मार्केट शेयर को ड्राइव भी करेगा। स्टॉक एकदम फ्लैट है हालांकि आज। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। एक स्टॉक मायर जानकार आगे और देने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो को
इस समय के लिए पूरा करने के लिए, उस पर भी रहेंगी नजरें ब्रेक के ठीक बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास, मान लीजिए लोन दे रहे हैं आप, कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आए, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है, ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में, जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब ये है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे, एक सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे, इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते हैं। हालांकि इसमें 1-2 सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन एक शब्द जो आपने कहा वो मुझे चौंकाने वाला था, वो था पैन नंबर। अगर मान लिया किसी के पास पैन नहीं है, अक्सर होता नहीं है, लेकिन मान लिया जब पैन नहीं है तो क्या ये नियम कुछ अलग होगा? वैसे तो लक्ष्मण ये बहुत रेयर है आजकल। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिएगा।
100 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक, हल्का सा प्रेशर यहाँ पर माउंट हो रहा है, लेकिन 42,000 के आसपास ही ट्रेड बनता हुआ। निफ्टी भी फ्लैट है, 5 अंकों की गिरावट पर ट्रेड देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने दबाव डाला है, आज फार्मा की तरफ से खासतौर से प्रेशर देखने को मिला है और ऑफ कोर्स निजी बैंकों में पोजीशंस अनवाइंड होती हुई आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स में। चले एक एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ने वाले हैं। गौरव ने कोफोर्ज और एमएनएम फाइनेंस डाला, कोफोर्ज तेजी, एमएनएम फाइनेंस शॉर्ट साइड का ट्रेड। तीसरा ट्रेड क्या रहेगा गौरव आपका? तीसरा ट्रेड भी मेरा शॉर्ट साइड पे रहेगा, जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट टू लास्ट वीक में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, जिसके बाद पिछले हफ्ते पुल बैक आया, जिसके चलते स्टॉक ने 50% तक रिट्रेस कर लिया प्रीवियस फॉल को, और वहां से हम देखें तो नेक्स्ट लेग ऑफ सेल ऑफ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट सेशन में डेली चार्ट पे स्टॉक में अपना बेरिश आउटसाइड बार पैटर्न बना था, जिसका आज नीचे की तरफ फॉलो थ्रू आ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी शॉर्ट साइड पे है, सो यहाँ पे 372.6 का करंट प्राइस चल रहा है। शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस ऑफ 384, और नीचे में मेरे ख्याल से स्टॉक अपना जो स्विंग लो है वापस रिटेस्ट कर सकता है, जो करीब 350, सो 350 का टारगेट रहेगा। 300 तक के टारगेट के लिए एक शॉर्ट साइड का ट्रेड LIC हाउसिंग में इस समय आ रहा है गौरव की तरफ से। प्रदीप, आपका ट्रेड क्या रहेगा? 2 तेजी के ट्रेड्स दिए हैं आपने अब तक। हॉस्पिटल स्पेस में काफी मोमेंटम है। यहाँ से मैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस KIMS जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक एक रिकॉर्ड हाई इसने बनाया था सितंबर के एंड में, और फिर 1 महीने से ज्यादा, 1.5 महीने का करीबन कंसोलिडेशन देखने के बाद आज के सेशन में ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो किम्स को 1537 के करंट रेट पे लेना चाहेंगे। 1475 1475 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1650 के टारगेट रहेगा। 1650 के टारगेट के लिए एक मौका किम्स में 1475 के आसपास स्टॉप लॉस रो लगाए। ये है प्रदीप की तरफ से राय। तो तीनों तेजी वाले ट्रेड्स। अरुण, आपकी बारी। रेन और RVNL तीसरा। देखिए 2 स्टॉक ऑलरेडी मैंने मिड कैप से चुने हैं, जो कि दोनों ही हाई बीटा माने जाते हैं, और तीसरा स्टॉक मैंने बाई साइड का चुना है, पर कुछ डिफरेंसेस स्पेस से रहेगा डाबर। मुझे लग रहा है डाबर में एक अच्छा मोमेंटम आपको 1 या 2 दिन में आज के सत्र में भी देखने को मिल सकता है, तो जिस हिसाब से मोमेंटम आज के सत्र में बना है, मुझे लग रहा है 580 से 590 का लेवल आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ डाबर को बाई करें। 591 का ऊपर में टारगेट है। 591 का टारगेट रहेगा। डाबर में तेजी का ट्रेड इस समय आ रहा है। चलिए 3 स्टॉक्स हमारे जानकारों ने आपके सामने कर दिए हैं पेश। उसका एक बार रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और देखेंगे किस तरह के रिटर्न्स भी ये फिलहाल किक ऑफ कर रहे हैं। गौरव ने 2 मंदी के ट्रेड्स, 1 तेजी का ट्रेड दिया। तो तेजी है कोफोर्ज में 4300 का टारगेट, 3900 स्टॉप लॉस। एमएनएम फाइनेंस 200 के लिए शॉर्ट किया है, 224 स्टॉप लॉस, और 350 के लिए LIC हाउसिंग पर एक शॉर्ट कॉल आता हुआ 384 स्टॉप लॉस रखना है। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। 0.5% का प्रेशर कोफोर्ज की तरफ से। एमएनएम का शॉर्ट ट्रेड इनके लिए कुछ पैसे कमा कर दे रहा है, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस भी हल्का सा नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ इस समय। प्रदीप ने तीनों ही तेजी के ट्रेड दिए हैं। एक था JK सीमेंट 3100 का टारगेट, 2795 स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क फार्मा बाय ट्रेड 485 टारगेट, 415 स्टॉप लॉस। कृष्णा मेडिकल 1650 टारगेट, 1475 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। तो आपका ग्लेनमार्क है जो 0.33% जोड़ रहा है, लेकिन किम्स में 0.25% का हल्का डाउन टिक एंड 0.08% का डाउन टिक इस समय JK सीमेंट में। अरुण ने RVNL जोड़ा, 55 का टारगेट, 51 स्टॉप लॉस, तेजी का ट्रेड। रेन भी तेजी का ही ट्रेड है, 191 टारगेट, 174 स्टॉप लॉस, और डाबर पर भी 591 का टारगेट है, 550 ये स्टॉप लॉस के लिए दरअसल ये ट्रेड लेना है। 1.5% की कमाई RVNL करके दे रहा है। रेन 0.39% के रिटर्न्स और डाबर भी 0.17% तक के रिटर्न्स कमा कर देता हुआ। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का हाल। अब ओवरऑल रिटर्न्स आपको बता दें तो अरुण ने 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ पारी की शुरुआत की है। प्रदीप के कोई रिटर्न्स नहीं है, लेकिन हल्की सी नेगेटिव रिटर्न्स है गौरव रत्नपारखी के -0.42%। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाएंगे। आगे ऑफ कोर्स फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।